कोई नाराजगी तो नहीं है बसपा से? अरे साहब, बहन जी मैं से तो एक हम आपसे आंकड़ों से समझेंगे कि किस आधार पर बसपा विजयी हो रही है, वह बताएं। बसपा की तरफ लोग मूव कर जाएं, खास तौर पर 18% मुसलमान भी जाएगा। इसलिए इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने भाजपा के कहने से सपा को मजबूत दिखाना शुरू कर दिया, जिससे कि मुसलमान उधर पहुंच जाए और ये भाजपा आराम से निकल जाए। लेकिन मुसलमान समाज में बुद्धिजीवी लोग अब इस समय काम कर रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं हो पाएगा। मुस्लिम समाज जो है उसी पार्टी को वोट देगा जहां पर जो है भाजपा को हराएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएबी न्यूज़। हमारे साथ हैं जयप्रकाश। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रथ घुमाकर आज बहन जी के जहाँ पे सभा है गाजियाबाद के अंदर, यहाँ पर हैं। स्वागत है आपका जयप्रकाश। धन्यवाद सर। जयप्रकाश जी, किस तरीके का माहौल आपने तैयार कर दिया है वह बताएं, और किस तरीके का माहौल देखने को मिला है ग्राउंड स्तर पर वह बताएं। देखिए, आप अगर हम लोग देखेंगे तो 2007 में जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमको बीएसपी को कम आंका था, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो अब उसके बाद सपा बसपा जो सबको देख लिया, उसके बाद जो भाजपा जो है इसको ये आभास हो गया था कि अब की बार वोट भाजपा को हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं मिलेगा। इसीलिए उसको आभास हुआ कि बसपा की तरफ लोग जो है मूव करेंगे। बसपा की तरफ लोग मूव कर जाएं, खास तौर पर 18% मुसलमान भी जाएगा। इसलिए इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने भाजपा के कहने से सपा को मजबूत दिखाना शुरू कर दिया, जिससे कि मुसलमान उधर पहुंच जाए और ये भाजपा आराम से निकल जाए। लेकिन मुसलमान समाज में बुद्धिजीवी लोग अब इस समय काम कर रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं हो पाएगा। मुस्लिम समाज जो है उसी पार्टी को वोट देगा जहां पर जो है भाजपा को हराएगा। और हम लोग 80% सीटों पर भाजपा को हराने की कुव्वत कैंडिडेट और कोर वोट के जोड़ने पर सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो बीएसपी के पास है। तो 80% मुसलमान वोट जो है वो बसपा को देगा। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में। कल बहन जी ने बहुत सारी बातों को विश्लेषीकरण करा। उन्होंने बोला रोजगार के लिए ही बोला, जबकि बसपा का घोषणा पत्र नहीं होता है। लेकिन बहन जी ने बातों के अंदर बहुत सारी घोषणाएं कर डाली कि आगरा के अंदर आते ही हम लोग इस तरीके का विकास करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। तो तमाम वहाँ नौकरियों को लेकर बात करी, रोजगारों को लेकर बात करी, शिक्षा को लेकर बात करी। तो क्या लगता है कि इस बार जो इलेक्शन है कुछ इतिहास बदलने का काम करेगा? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम बसपा और गैर बसपा की बात करें, गैर बसपा के लोग अगर विकास की बात करते हैं तो लोग कहते हैं भैया बंद कर इस तामझाम को, विश्वास नहीं होता। और इधर बसपा अगर विकास की बात करें, लोग कहते हैं आपको बोलने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ से लोग मना करते हैं। उनसे बोल रहे हैं भैया तौबा तौबा, तू बंद कर इस तामझाम को, तुझ पर हमें विश्वास नहीं है। बसपा जब विकास की बात करती है तो लोग कहते हैं भैया बहन जी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने करके दिखाया है। तो इसीलिए माननीय बहन जी समय समय पर बोलती रहती हैं कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है हम जो दे रहे हैं औरों की तरीके से, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो संविधान है वो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है। तो माननीय बहन जी ये कहना है, अगर भारत देश के अंदर संविधान को तरीके से लागू कर दिया जाए तो हमें किसी भी मैनिफेस्टो की आवश्यकता नहीं है। जयप्रकाश, आप ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, आपने डोर टू डोर कन्वेंसिंग करी है, चौपाल, गांव, मोहल्ले, कॉलोनी, महिला, पुरुष, बच्चे सभी से आप मिले हैं। हर एक आदमी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे वह कांग्रेस का हो, हर एक आदमी, व्यक्ति, नेता अपनी अपनी किल्लियाँ ठोकने लग रहा है कि इस वक्त हमारी जय हो रही है, हमारी जय हो रही है। हम आपसे आंकड़ों से समझेंगे कि किस आधार पर बसपा विजयी हो रही है, वह बताएं। देखिए, आप लोग सबसे पहली बात तो ये देखें, विपरीत परिस्थिति में भी बसपा के पास अपना 22% कोर वोट है। ऐसा कोर वोट पहले कभी भाजपा के पास था 2017 में, चाहे वो उसने झूठ के नाम पे लिया हो, चाहे मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पे लिया हो, लेकिन उस समय इतना कोर वोट उसके पास था। उसके बाद जो है उसके पास में कैंडिडेट का वोट मिला और उसके बाद फ्लोटिंग वोट मिला, तो वो 40% पे पहुंचा। वो 22% वोट इस समय बसपा के पास है। जो सपा के पास जो 22% वोट है वो उसका कोर वोट नहीं है, वो कोर वोट उसका 7% वोट है। बसपा के पास 22% वोट है। कैंडिडेट पिछले वाले चुनाव के अंदर कैंडिडेट अगर एक गुर्जर समाज से या किसी अन्य समाज से या ब्राह्मण समाज से अगर एक बिरादरी का कैंडिडेट भाजपा और बसपा से दोनों से लड़ा 2007 के चुनाव में, तो वहाँ पर उस बिरादरी ने अपने ब्राह्मण समाज के नाम पे, गुर्जर समाज के नाम पे और बिरादरी के नाम पर जो भी है भाजपा को वोट दिया। लेकिन अब की बार उसी बिरादरी का व्यक्ति अगर बसपा से लड़ रहा है तो वो जो बिरादरी है वो बसपा को वोट दे रही है। तो एक तो कोर वोट 22% और जो कैंडिडेट का वोट मिल रहा है और मुस्लिम उसको वोट देगा जो भाजपा को हराएगा। तो इस हिसाब से हम लोग भी 40% वोट प्राप्त करने जा रहे हैं। 40%। मुझको ऐसा
मैं क्या कहूँ, बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 40% वोट बीएसपी अब की बार प्राप्त करने जा रही है। मैंने उसको आंकड़े आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से बीएसपी सरकार में आ रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन का क्या असर देखने को मिला, वह बताएं। देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन ने एक मैसेज दिया। प्रबुद्ध सम्मेलन उसके बाद में भाजपा ने शुरू करे, सपा ने शुरू करे, दोनों के फेल हुए, लेकिन बसपा के पास हुए। प्रबुद्ध का मतलब किसी केवल ब्राह्मण से नहीं है, इसीलिए बहन जी ने ब्राह्मण सम्मेलन नाम ना रख करके उसका नाम रखा प्रबुद्ध, क्योंकि ब्राह्मण मतलब एक जाति विशेष से, प्रबुद्ध मतलब सभी समाज के। तो सभी समाज के बुद्धिजीवी जो लोगों के जो मैसेज गया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसलिए उसका बहुत अच्छा असर गया है। और ख़ास तौर से जो पूर्वांचल है, लगभग 150 सीटें ऐसी हैं उस क्षेत्र में जहाँ पर 15% से लेकर 25% तक ब्राह्मण वहाँ पे निवास करता है और वो वहाँ का दबंग है। तो इसलिए ब्राह्मण वहाँ का पूरा आ रहा है। इधर जो है आपके पश्चिम में त्यागी ब्राह्मण जो है, ये भी सब लोग आ रहे हैं। तो इसलिए परिस्थिति बहुत अनुकूल है और कैंडिडेट के नाम पर उनकी बिरादरी का वोट आ रहा है, कोर वोट साथ में जुड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम 40% वोट प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। जयप्रकाश जी, एक बड़ा अहम सवाल है कि सभी पार्टियाँ आज मंदिर मस्जिद के नाम पर कर रही हैं, वोट लेने का काम कर रही हैं। तो क्या लगता है कि मंदिर मस्जिद से हट कर कहीं विकास की बात करेंगे और बसपा को वोट करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंदिर मस्जिद जो था वो सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था उस समय, मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल था। और दूसरी बात, वो देख भी लिया, तो इसलिए अब की बार मंदिर मस्जिद नहीं बन पा रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं बन पा रहा है। तो अब की बार जो चुनाव है वो विकास के नाम पर है असली। इसलिए भाजपा के, अभी आपने देखा टिकैत साहब ने कहा था पीछे से मंदिर का सीन हटाओ। इसका मतलब यह है कि ओबीसी समाज भी मंदिर मस्जिद के चक्कर में, किसान समाज भी मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसना नहीं चाहता है। तो अब की बार ऐसा नहीं हो पाएगा। आपने ओबीसी समाज की बात की, अगर ओबीसी समाज की बात करते हैं तो जो गठबंधन है वह लोग ज़्यादा मजबूत दिखा रहे हैं। और आपने कहा कि पीछे से टिकैत साहब भी, इस वक्त ये टिकैत साहब का इशारा है कि मंदिर मस्जिद हटा के मतलब बहुजन की बात करें। क्या कहना चाहते हैं इस बात से? देखिए, गठबंधन मजबूत नहीं दिखाया जा रहा है, वो सपा को मजबूत दिखाया जा रहा है। सपा को मजबूत इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि उसको आभास हो गया है कि भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज सेंट्राइज होकर के एक साथ इकट्ठा होकर बसपा को वोट कास्ट करेगा। इसलिए कहीं सारा मुस्लिम बसपा को वोट कास्ट ना कर दे तो सपा को मजबूत दिखा करके वो मुस्लिम लोगों को बगलाना चाहती है, जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से भाजपा। लेकिन जो है मुसलमान इतना भटकने वाला नहीं है, तो इसलिए वो जो दिखाने का जो उनका तरीका है वो गठबंधन मजबूत नहीं दिखाया जा रहा है। उसका मतलब इनडायरेक्ट वे में इंटरप्रिटेशन किया जाए तो बसपा ही मजबूत है, इसीलिए उसको मजबूत दिखाया जा रहा है सपा को। जयप्रकाश जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। आपने सत्ता में ना रहकर या बसपा में ना रहकर आपने बाहरी रूप से कार्य करा है, लेकिन अगर बसपा की सरकार बनती है तो अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप वह बताएं। देखिए, मैंने पार्टी से निकलते समय, जब बहन जी ने मुझको पार्टी से बाहर किया था, उस समय मैंने कहा था कि मैं अपना घर एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए और पैसा वाला बनने के लिए मैंने अपना घर नहीं छोड़ा था। मैंने इस मूवमेंट को गति देने के उद्देश्य से अपना घर छोड़ा था। मैं आखिरी समय तक, अपनी आखिरी सांस तक मैं इस मूवमेंट में काम करता रहूँगा। मुझे लगता है क्योंकि माननीय बहन जी महिला हैं, महापुरुष हैं और सॉफ्ट कॉर्नर की हैं, जितना जिसमें गुस्सा होता है उतना उसमें प्रेम भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस चुनाव के बाद या तो हमारी वापसी हो, सरकार बनती है तो लोग तो खैर बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो बात यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं है। तो अच्छा, मुझे लगता है अच्छा आशीर्वाद माननीय बहन जी का हमें मिल सकता है। कोई नाराज़गी तो नहीं है बसपा से? अरे साहब, मैं तो एक ऐसा उदाहरण हूँ कि जिनको बहन जी ने 100 करोड़ 500 करोड़ का मालिक बनाया वो छोड़ के चले गए। लेकिन अभी देख लो, वीर सिंह एडवोकेट जो है अभी छोड़ के गए और भी बहुत से लोग गए। मैं ज़िंदगी में इस मूवमेंट को छोड़ने वाला नहीं हूँ और उसकी वजह यह है, लोगों को सब्र नहीं है। मैंने सब्र किया, लोगों ने साथ दिया। आज की डेट में पूरा समाज, पूरे देश का समाज हमको लाइक करता है, प्रेम करता है। आज की डेट में मैं एक फ़कीर था, जब घर से निकला था तो 5,000 रुपये प्रति महीना की मेरा खर्चा होता था, वो भी इकट्ठा होना भारी पड़ता था। आज मैं 10 लाख रुपए प्रति महीने खर्च करता हूँ, ये भी समाज की देन है। मैं कहता हूँ बीएसपी में बड़ा बड़ा नेता
इतना पैसा खर्च नहीं करता होगा मूवमेंट पार्टी के लिए। ये सब माननीय बहन जी का आशीर्वाद है, आप लोगों का साथ है, और मुझे पता है कि चुनाव के बाद हम और अच्छे पैमाने पे काम करेंगे। हमारी कोई भी शिकायत नहीं है, हम इस मूवमेंट में काम करते रहेंगे। माननीय बहन जी हमारी नेता हैं। मैंने पहले भी कहा कि जयप्रकाश मर तो सकता है, लेकिन बहन जी को छोड़ के किसी दूसरे को नेता स्वीकार नहीं कर सकता। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।